वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास दे रहे हैं। हमने पहले जो लगभग 5 क्लासें मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर लिया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख ले। आज हमारी ये कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने जो फर्स्ट क्लास में दे रखा था CI इफेक्टिव याद करने का, तो वो आपको याद हो गए होंगे, ये इसी में आशा करता हूँ। और चलो हम देख लेते हैं। पहले मैं कुछ बता लेता हूँ आपको, इफेक्टिव के बारे में बता लेता हूँ। इफेक्टिव के बारे में मैं आपको बता लेता हूँ कि हमने पहले क्या देखा था। जो फर्स्ट क्लास में देखा था, यदि समय दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे यहाँ पे समय लिख लेते हैं, यहाँ पे साल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दर लिख लेते हैं, और यहाँ पे इफेक्टिव लिख लेते हैं। समय दे रखा है 2 साल, 2 साल की दर दे रखी है 10%, तब हमारा इफेक्टिव क्या होगा। मैंने जो फर्स्ट क्लास दे रखी थी उसमें इफेक्टिव का पूरा चार्ट बता रखा था कि इफेक्टिव आपको याद करने हैं, तो आपने याद कर लिए होंगे। तो 2 साल का 10% कितना होता है? 2 साल का 10% का इफेक्टिव कितना होता है? 21% होता है। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 साल का 10% कितना है? 21%। अब नेक्स्ट देखें, 2 साल का 20% कितना हो जाएगा? 2 साल का 20% कितना हो जाएगा? 2 साल का 20% का इफेक्टिव क्या हो जाएगा? तो 44% हो जाएगा। 44%, ये क्या है? ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने पूरा चार्ट बता रखा था, मैं अभी बता लेता हूँ। जैसे 2 साल का इफेक्टिव, ये 2 साल का इफेक्टिव 30 तक हमने निकाल रखे हैं, तो इस चार्ट को आप पूरा याद कर ले। ये आप एग्जाम में निकालने नहीं बैठोगे, आपको डायरेक्ट रूप से याद होने चाहिए। ये 30 तक के इफेक्टिव निकाल रखे हैं, ये 3 साल के हैं वो 20 तक है, हमने इफेक्टिव लिखवा रखे हैं। ये 4 साल के जो इम्पोर्टेंट इफेक्टिव वो है 5, 10, 15, 20। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और फिर इसको याद कर ले। अब मैंने देखा था 2 साल का 10% कितना होता है? 2 साल का 10%, आप चार्ट में देखो, 2 साल का 10% कितना होता है? 21 होता है। तो ये 21, ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 2 साल का 20% देखो, 2 साल का 20% कितना होता है? 44 होता है। तो ये रहा 44, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह दे दे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दे दे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दे दे। जैसे हमें समय दे रखा है, जैसे आप समझ लो समय 4 साल दे रखा है, 4 साल का समय दे रखा है और दर दे रखी है 10% की दर दे रखी है, तब हमारा इफेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालना है। तो यह 4 साल का 10% कितना होगा? 40% होगा। 40% होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज हमेशा साधारण होगा। 1 साल का 10%, तो 4 साल का 10 चौक 40, तो 40% हो जाएगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए ये 44% हो जाएगा, ये 21%। साधारण ब्याज में सिर्फ सिंपल ही लगता है, 10 का 4 से गुणा करवा लो, 40%। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल को देखिए, अब सवाल को देखिए। सवाल क्या है? एक निश्चित धनराशि यानी 6100 रुपये आंशिक रूप से स्कीम ए में निवेशित किए जाते हैं। स्कीम ए में 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित, तो 10%, तो ए में 10%, ये स्कीम ए है और ये स्कीम बी है। तो स्कीम ए में कितने निवेशित किए? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI पर 10%। तो 6100 का 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि 6100 रुपये आंशिक रूप से स्कीम ए में 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए। तो मतलब 2 वर्ष का 10% कितना है? यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 10, तो 2 का 10% कितना होता है? 2 का 10% होता है 21%। अब आगे क्या दे रखा है? स्कीम बी में, तो ये स्कीम बी है, ये स्कीम क्या है? ये स्कीम बी है। स्कीम बी में 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए, तो साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए, तो ये
क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हमेशा साधारण ही होता है। तो 4 वर्ष का 10%, 1 साल का 10%, 4 साल का कितना हो जाएगा 40%। तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, निवेश किया गया दोनों स्कीम में समान ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज हमें समान प्राप्त होता है। तो स्कीम ए में निवेशित धनराशि क्या थी, हमें स्कीम ए में कितनी धनराशि निवेश की गई ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जैसे ए की वैल्यू कितने 21 है, बी की वैल्यू कितने बी की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू कितने 21 है और बी ये ए 21 है और बी 40 है। तो इसे हम कैसे निकाले, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए 21% और इक्वल टू बी 40%, ये ऐसे लिखेंगे। तो अब ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 40, ए की वैल्यू है ये 40 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी 21। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 40 और बी की वैल्यू हो जाएगी 21, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 21 हो जाएगी। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 और 21 कितने होते हैं 61 होते हैं, 61, 40 और 21 कितने होते हैं 61 होते हैं। और 61 की वैल्यू दे रखी है, टोटल धनराशि दे रखी है 6100, टोटल धनराशि कितनी दे रखी है 6100 दे रखी है, टोटल धनराशि कितने दे रखी है 6100। तो ये 61 की वैल्यू दे रखी है 6100, तो ये कितना गुना है, ये 100 गुना है। तो हमें क्या, स्कीम ए में निवेशित धनराशि, तो स्कीम ए में निवेशित धनराशि इसका भी 100 गुना कर लो। तो इसका 100 गुना करोगे कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा, 4000 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। आज के जो सवाल है वो बड़े बड़े हैं, दिखने में बड़े हैं, लेकिन ये वास्तव में हकीकत में बड़े नहीं है, आंसर में बड़े नहीं है। आंसर यदि आप लॉजिक जानते हो तो आसानी से सवाल हो जाएंगे। तो देखिए सवाल बोल रहा है, एक धनराशि, टोटल धनराशि दे रखी है 6100 रुपये और स्कीम ए में और स्कीम बी में ये धनराशि 6100 है, वो स्कीम ए में और स्कीम बी में निवेशित की जाती है। और स्कीम ए में 10% वह प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे कौन सा ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल का 10% कितना होता है, 2 साल का 10% CI कितना होता है 21% होता है। 2 साल का 10% आप चार्ट में देख लो ना, चार्ट क्या है, 2 साल का 10% 21 होता है, 2 साल का 10% 21 होता है। ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 21 मैंने लिख लिया, ये 21 मैंने लिख लिया। अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है, ये ए का काम तो कंप्लीट हो गया, बी का काम क्या बोल रहा है, स्कीम बी में 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर। यहाँ पे तो कौन सा ब्याज था, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज था। यहाँ पे कौन सा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। तो ये 4 वर्षों का 10% कितना होता है, 4 दाए 40, तो ये 40% हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ए की वैल्यू तो 40 और बी की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 21, ये भी कर सकते हो। यदि ऐसे नहीं करने आए तो ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ए की वैल्यू कितने, ए यहाँ पे किसका, ए के साथ 21 को लिख लो, ए के साथ 21 को लिख लिया, इक्वल कर लिया, फिर बी के साथ 40 को लिख लिया, बी के साथ 40 को लिख लिया। अब देखो ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितने, ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 21 है। हम करते थे ना, इसको कैसे करना है, मैंने पहले वाली क्लासों में सब कुछ बता रखा है। जैसे ये 2a = 3b ऐसे कुछ आपको लिख रखा है। तो आपको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी, तो कैसे लिखेंगे, ए को एज इट इज रहने देंगे, बी को नीचे भाग में भेजेंगे, = 3 को एज इट इज रहने देंगे, 2 को यहाँ पे भाग में भेजेंगे। तो ए की वैल्यू तो 3 हो गई और बी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए 21 और बी 40 है, तो ए की वैल्यू कितने हो गई, ए की वैल्यू 40 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू 21 हो गई। तो ए और बी, तो ए की वैल्यू तो 40 और बी की वैल्यू 21। यहाँ पे इसका टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है, 61 हो रहा है। और 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 61 की वैल्यू 6100 दे रखी है। इसका 61 की वैल्यू 6100, ये 100 गुना। हमें क्या पूछा है, ए में निवेशित धनराशि, तो ए में निवेशित धनराशि कितनी होगी, इसका भी 100 गुना कर लो, तो 4000 हो जाएगा। यदि इसकी जगह पूछे, ए की जगह पूछे बी में निवेशित धनराशि क्या है, तो बी में निवेशित, तो इसका भी 100 गुना कर लो, ये 100 गुना है, इसका भी 100 गुना करो, 4000। ये ए की वैल्यू आ गई।
बी में कितना निवेश किया था, इसमें भी 100 का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 2100 रुपये बी में निवेश किया। ये बी का पूछता तो 2100 रुपये आंसर आता, हमें ए का पूछा है तो एक 4000 आंसर आया, तो 4000 इसका आंसर आ गया, 4000 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक निश्चित धनराशि यानी 3700 रुपये आंशिक रूप से स्कीम ए में 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें टोटल वैल्यू 3700 दे रखी है। अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, आपको पहले जो सवाल था उसमें आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। अब मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको समय को बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व करना है, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में करके नहीं बताऊंगा, मैंने यहाँ पे डिटेल में करके बताया था, अब मैं आपको डिटेल में करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, एक निश्चित धनराशि यानी 3700 रुपये और ए में 20%, ए में कितना 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, तो 1 साल का कितना है, 1 साल का 20 वर्ष, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का कितना होगा, 1 साल का 20%, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये ध्यान रखना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से सवाल को देखिए और यहाँ तक देखिए, ए में 20% प्रति वर्ष, तो 1 साल का 20%, तो 2 साल का 20% कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, 2 साल का 20% कितना होगा, 2 साल का 20% कितना होता है, 2 साल का 20% 44 होता है, 2 साल का 20% कितना होता है, 2 साल का 20% होता है 44। तो हम एक की जगह क्या लिखेंगे, ए के साथ तो क्या लिख लेंगे 44 लिख लेंगे, ए के साथ क्या लिख लेंगे 44 लिख लेंगे। आप ध्यान से सवाल को देखना, ये 20% 2 साल के लिए, 1 साल का 20%, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 20% 44 होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अंशतः स्कीम बी में 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर, ये अब बी की बात हो रही है, साधारण ब्याज पर, यहाँ पे साधारण सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, 3 साल के लिए, तो 1 साल का 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा 30, 3 साल का हो जाएगा 30% हो जाएगा, 3 साल का 30%। अब ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 44 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो आ गई 30 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 44 आ गई। अब टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है 30 और 40 70। ये अब मैं क्या करूँ, इसको और भी सिंपल बनाओ, सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे किसका भाग जा रहा है, यहाँ पे मैं भाग दे दूँ, 2 का भाग दे दूँ, तो 2 का भाग इसमें भी दूँ, 2 का भाग इसमें भी दूँ, तो 1 2 2 1 और 5 2 की 10, 1 2 2 बंदू की 4 और बंदू की 4। अब टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है 20 30 30 और 37 हो रहा है, टोटल 37 हो रहा है, और 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3700 दे रखी है, तो 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3700 दे रखी है, ये 100 गुना है। हमें क्या पूछा है, बी में निवेशित धनराशि क्या है, तो बी में निवेशित धनराशि, तो इसका भी 100 गुना कर लो, इसका 100 गुना करोगे तो कितना आएगा 2200 आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, तो 2200 इसका आंसर आ गया, 2200 इसका आंसर आ गया, 2200 इसका आंसर आ गया। तो सवाल आप वापस एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल को वापस ध्यानपूर्वक देखें। सवाल क्या बोल रहा था, मैंने जो पहले सवाल बताया था उसमें पूरा डिटेल से बता रखा है, यदि आप ए से डायरेक्ट नहीं समझ सकते तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हो, वरना आपको समय बचाना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करोगे, 3700 रुपये टोटल बता रखा है, ए में 20%, ए में 20%, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष का 20% कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का 20%। आप चार्ट में देखो, आपका चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही समझ लो। 2 साल का 20% कितना होता है 44, तो 2 साल का 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होता है 44 होता है, तो ए के साथ तो 44 को लगा लो। अब दूसरा क्या बोल रहा है, स्कीम बी में 10%, स्कीम बी में 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष का 10%, 1 वर्ष का 10%, तो 3 वर्ष का क्या होगा साधारण ब्याज बोल रहा है, तो साधारण ब्याज हमेशा साधारण ही होता है, तो 10 या 30 होता है, तो 30 लिख लिया। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू तो ये 30 होगी और बी की वैल्यू ये 44 होगी।
तो ए की वैल्यू ए अनुपात बी लिख लो, ए की वैल्यू तो 30 और बी की वैल्यू ये 44 लिख लो। अब इसको और भी काट लो, और भी काट लो। यहाँ पे 2 का भाग पूरा का पूरा दोनों में जा रहा है, तो 2 से ये कटेगा 15 बार, 2 से ये कटेगा 22 बार कटेगा। ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल 22 और 15 37 होता है, और 37 की वैल्यू दे रखी है ये 3700। 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3700 दे रखी है। ये कितना गुना है, ये 100 गुना है। तो हमें क्या पूछा है, बी में निवेशित धनराशि, बी में निवेशित धनराशि, तो बी का 100 गुना कर लो, इसका 100 गुना किया तो 22 में 100 का गुणा करोगे तो 2200 आंसर आ जाएगा, 2200 आंसर आ जाएगा। यदि पूछा होता ए में निवेशित धनराशि क्या है, ए में निवेशित धनराशि क्या, यह पूछा होता तो क्या करते हैं, इसमें भी 100 का गुणा कर लेते हैं, इसमें भी 100 का गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाता 1500 इसका आंसर आ जाता। ए का पूछा होता तो 1500 आंसर आ जाता। यहाँ पे बी का पूछा है तो बी का 2200 इसका आंसर आ गया, 2200 इसका आंसर आ गया, 2200 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट देखो, किसी धनराशि पर 2 साल का 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 48 है, तो उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप बेसिक देख लो। देखो, यदि आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन कोई भी समझ लो, जैसे 2000 आपको मूलधन दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, मतलब दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 2 साल का समय दे रखा है, 2 साल का आपको समय दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। हमें एसआई और सीआई निकालना है, इससे शॉर्टकट में एसआई बोलते हैं, इसे शॉर्टकट में सीआई बोलते हैं। हमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है, और हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, तो ये मूलधन दे रखा है 2000 हमें मूलधन दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 10%, तो 2000 का 10% निकालो। समय 2 साल दे रखा है, तो इसलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। समय कितना दे रखा है 2 साल, तो इसलिए 1 साल ये और 1 साल ये, 2 साल हो जाएंगे। और प्रिंसिपल कितना है 2000, प्रिंसिपल कितना है 2000, और समय 2 साल दे रखा है, इसलिए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। अब 2000 का 10% निकालो, 2000 का 10% कितना होता है, 2000 का 10% होता है 200। कैसे निकालेंगे, 2000 का 10%, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, अब ये 200 आ गया, तो 200 यहाँ पे 10% लग रहा है, यहाँ पे भी सेकंड साल फिर 10% लगेगा, तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज तो 400 हो गया। ये साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई, साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। हमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। हमें दूसरे साल क्या होगा, पहले साल तो ये 10% मिलेगा, दूसरे साल क्या होगा, इसका 10% मिलेगा और इसका भी 10% मिलेगा। इसका 10% कितना होता है 200 होता है, और इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसका सेकंड साल मुझे इसका भी ब्याज मिलेगा प्लस इसका भी ब्याज मिलेगा, तो इसका ब्याज कितना होता है 20 होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 200 200 400 और 420 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 420 आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 420 आ गई, ये 420 आ गई। अब सवाल को देखो, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल को देखो, ये सवाल पूछ रहा है किसी धनराशि पर, ये धनराशि मतलब धनराशि हमें पता नहीं है, हमें धनराशि पता नहीं है, किसी धनराशि पर 2 साल का मतलब 2 साल का, तो 2 साल तो 2 भागों में डिवाइड कर लो, 2 साल का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हमें दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है 48 दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो साधारण ब्याज 48 दे रखा है। सवाल को ध्यानपूर्वक वापस समझना है। किसी धनराशि हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता नहीं है। समय दे रखा है 2 साल, समय 2 साल दे रखा है, 2 भागों में डिवाइड कर लिया। 2 साल का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 48 है। साधारण ब्याज कितना है 48 है। तो ये तो कितना दे रखा है 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। 2 साल का साधारण ब्याज 48, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा,
2 साल का 48 दे रखा है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 48 का आधा हो जाएगा, तो ये 24। 2 साल का साधारण ब्याज 48 दे रखा है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? ये देखो 2 साल का साधारण ब्याज तो 48 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो इसका आधा कर लो, 1 साल का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका भी 24 होगा और दूसरे साल का भी 24 होगा। अब हमें क्या निकालना है? उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला? साधारण ब्याज तो दे रखा है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 24 और 24 48। साधारण ब्याज तो 48 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज यह हमें ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा? तो ये होगा ये 24 24 48, ये तो साधारण ब्याज हमें दे रखा था। हमें निकालना है कि उसी धनराशि पर उसी दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये 24 ये कितना है? 1 साल का 24 है, 1 साल का 24 है, तो 24 का 8% निकाल लो। 24 का 8% निकाल लो, कितना होता है? 24 का 8%। ये हमें साधारण ये वार्षिक दर दे रखी है, वार्षिक दर 8% दे रखी है, और 1 साल का 24 लग रहा है। 1 साल का 24 लग रहा है, और हमें वार्षिक दर दे रखी है 8%। तो हमें दर दे रखी है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। 24 का 8% निकाल लो, कितना होता है? 24 का 8%, ये देखो 8 चौक 32, हासिल है 3, 1 बटे 16, 16 17 18 19, तो 2 पॉइंट 20 के 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.19 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? 1.19 का 1.92 रुपये का ब्याज मिल रहा है। सेकंड साल मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? 1.92 का ब्याज मिल रहा है। सेकंड साल मुझे 1.92 का ब्याज मिल रहा है। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ये 48 और ये 49.92, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 49.92 ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब ये बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो हमें अंतर निकालना है। तो कितने का अंतर है? ये साधारण ब्याज 48 है, चक्रवृद्धि ब्याज 49.92 है, तो अंतर कितना आ गया? 49.92 में से ये 48 माइनस करो, तो 1.92 का अंतर आ गया। 1.92 का अंतर आ गया, 1.92, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ समझने की बात है। सवाल जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है हकीकत में। सवाल बोल रहा है 2 साल का 8%, 2 साल का 8%, साधारण ब्याज कितना है? 48 है। साधारण ब्याज 48 है, 2 साल का 48 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का 24 हो जाएगा। तो 1 साल का 24, तो दूसरे साल का भी 24, ये 24 ये साधारण ब्याज तो हमें पता चल गया। तो साधारण ब्याज तो 48 है, हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें दर दे रखी है, और 1 साल का हमें जो ब्याज है वो भी पता है। 1 साल का 24 है, तो 24 का 8% निकालो। 24 का 8%, दर दे रखे 8% दे रखे, तो 24 का 8% कितना होता है? 24 का 8% होता है 1.92। इसको सॉल्व करोगे तो 1.92, 24 में 8 का गुणा कर लो तो 192 होता है। नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 1.92। तो ये ब्याज कितना मिल रहा है? 1.92 का मुझे ब्याज मिल रहा है। वो भी किस पे मिल रहा है? इस पे। इसका 8% मैंने निकाला, 24 का 8% निकाला, तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? 1.92 मुझे ब्याज मिल रहा है। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 24 24 48, 48 और 1 49, 49.92 इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है? इन दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर देखो, 49.92 में से 48 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 1.92। तो 1.92 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है किसी धनराशि पर 2 साल का 7%, 2 साल का समय कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। 2 साल का 7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 44 है। तो 2 साल का साधारण ब्याज 44 है, तो हमें यहाँ पे साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही, मैं साधारण ब्याज यह पूरा ही लिख लो। साधारण ब्याज कितना है? 44 है। साधारण ब्याज 44 है। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के हमें अंतर करना है, मतलब माइनस कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सवाल क्या बोल रहा है? 2 साल का साधारण ब्याज 44 है, तो 2 साल का 44 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा?
2 साल का साधारण ब्याज 44 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 44 का आधा कर लो, 44 का आधा 22 हो जाएगा, तो 1 साल का 22 हो जाएगा और दूसरे साल का भी 22 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तो हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, इस 22 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, तो हम यहाँ पे ब्याज जो लगेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें 22 का 7% दर कितनी दे रखी है 7% दे रखी है, तो 22 का 7% निकालो। 22 का 7% कितना होता है 22 का 7, 22 सते 154 होता है, 22 सते 154 होता है। 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 1.54 का हमें ब्याज मिलेगा, 1.54 का ब्याज मिलेगा। तो हमारा साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा 44 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 44 और 1 45, 45.54 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब क्या पूछा है अंतर क्या है, तो इसमें माइनस करो, 45.54 में से 44 माइनस करो, कितना हो जाएगा 1.54 आ जाएगा, 1.54 आ जाएगा, 1.54 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो 45 छोटे बच्चों की तरह मत करना आप, ऐसे करके फिर 44 लिखोगे और फिर 54 यहाँ पे लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, फिर 1 लिखोगे। ऐसे आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट अनुमान लगा 45.54 में से 44 माइनस किया 1.54 इसका आंसर आ जाएगा, 1.54 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है किसी धनराशि पर 2 साल का 3% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 24 है। साधारण ब्याज कितना है 24 है, 2 साल का 24 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1 साल का 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो 2 साल का 24 है तो 1 साल का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 12 का 3% निकालो, 12 का 3% निकालो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 का 3% निकालो, कितना हो जाएगा 12 36 हो जाएगा। 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो तो 0.36 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल जाएगा 0.36 का मुझे ब्याज मिल जाएगा। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है होगा, तो हमें डायरेक्ट अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, हमें न तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज तो वैसे दे रखा है, हमें अंतर वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है, हमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 12 और 12 24, 24.36 इसका आंसर आ जाएगा, 24.36 इसका आंसर आ जाएगा, ये 24.36 इसका आंसर आ जाएगा। आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यदि सवाल समझ में नहीं आते तो आप शुरू से क्लास से देखें, आप शुरू से क्लासों को देखोगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासें आपको समझ में आ जाएगी। यदि सवाल समझ में नहीं आते और फिर भी नहीं समझ में आते तो वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखें, पहले वीडियो को पूरा देखें फिर सेकंड बार वापस देखें, 2 से 3 बार वीडियो को देख लोगे तो सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सवाल क्या बोल रहा था, एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को वापस देखिए। सवाल बोल रहा था किसी धनराशि पर, हमें धनराशि पता नहीं है, 2 साल का, तो हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। 2 साल का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 24 है, तो 2 साल का 24 है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का 24 का आधा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो ये 1 साल का 12 और दूसरे साल का भी 12, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। टोटल साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का तो 12 आ जाएगा, और टोटल हमें साधारण ब्याज पूछा होता, साधारण ब्याज तो हमें वैसे दे रखा है, साधारण ब्याज टोटल हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो क्या होता, ये चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें पूछा है, तो ये क्या है, कैसे निकालेंगे 2 साल, 1 साल का 12 दूसरे साल का भी 12, और हमें क्या पूछा है उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमें क्या निकालना है 12 का 3% निकालना है। ये दर कितनी दे रखे 3%, तो 12 का 3% निकालो, कितना हो जाए 12 36, तो ये 36, नीचे 2 जीरो 2 पॉइंट लगा लो, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 0.36 ये सेकंड साल फिर ब्याज मिलेगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 12 12 24 और 24.36, 24.36। और हमें अंतर पूछा होता कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो 0.36 का अंतर है, अंतर पूछा होता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितने का है, तो 0.36 का अंतर है, यह हमारा उत्तर होता। लेकिन हमें क्या पूछा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 12 12 24 और 24.36 इसका आंसर आ जाएगा।
24.36 इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे कितना 2 साल का 3% लग रहा है, 2 साल का 3% वार्षिक दर लग रहा है, तो टोटल दर कितने लग रही है, 1 साल 2 साल का 3%, तो 3 दूकी 6, 3 दूकी 6%, और 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक तय ने बताई 6, तो 3 दूकी 6% की वैल्यू दे रखी है 24, इसकी वैल्यू दे रखे 24। ये कितना गुना है, 6 चौक 24 होता है, ये 4 गुना है। हमें क्या पूछा है, उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है उसी धनराशि पर उसी दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का 3% कितना होता है, 2 साल का 3% कितना होता है, 2 साल का 3% होता है 6.09, 2 साल का 3% होता है 6.09। कैसे होगा, आप चार्ट में देखो, 2 साल का 3%, 2 साल का 3% होता है 6.09, 6.09, तो 2 साल का 3% 6.09, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको वैल्यू ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर लो, इसका 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और 6 चौक 24 और 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 24.36 इसका आंसर आ गया, 24.36 इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करें कि समझ में आया या नहीं आया, 2 साल समय 2 साल दे रखा है, 3% दे रखा है, 3 दूकी 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो हमें क्या पूछा है 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 2 साल का 3% निकालो, 2 साल का 3% का इफेक्टिव कितना होता है 6.09 होता है, तो 6.09 का 4 गुना कर लो, ये 4 गुना करोगे 24.36 इसका आंसर आ जाएगा, 24.36 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 30,000 पर 7% प्रति वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 34,347 है, तो वह अवधि है, वह अवधि है, तो हमें वह अवधि है, तो हमें अवधि समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए आप एक एग्जाम्पल देख लो, हमें समय निकालना है ना, तो समय के लिए एक एग्जाम्पल देख लो। यदि आपको ये एग्जाम्पल है, यदि आपको मूलधन दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो 1,000 हमें मूलधन दे रखा है, हमें मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 1331 हमें मिश्र धन दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, दर दे रखी है 10% दे रखी है, हमें समय ज्ञात करना है। तो समय कैसे ज्ञात करोगे, समय कैसे ज्ञात करोगे, पहले मैं आपको ये मूलधन मिश्रधन और दर दे रखी है और हमें समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको सूत्र से बताता हूँ, सूत्र से समय कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बाद मैं डायरेक्ट समय कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा। पहले आप सूत्र से देख लो, सूत्र क्या होता है समय ज्ञात करने का, ये सूत्र क्या होता है, हमें सूत्र पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, यह हमारा सूत्र होता है, यह हमारा सूत्र होता है। तो आप सूत्र में वैल्यू रखो, मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1331 रख ले, मूलधन कितना दे रखा है 1,000 दे रखा है 1,000 लिख लिया, 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है अपॉन 100, समय को मैं टी लिख लूँ, समय को मैं टी लिख लेता हूँ। अब क्या 0 से 0 कैंसिल कर लो, अब 1,000 को नीचे भेज लो, 1331 अपॉन 1,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे जाएगा 10 और 1 11, तो यहाँ पे 11 अपॉन 10 हो जाएगा, इसकी पावर टी हो जाएगी। 1331 ये किसका क्यूब है, 1331 ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, ये 1,000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 11 अपॉन 10 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11 अपॉन 10 का की पावर टी आ जाएगा, तो यहाँ पे 11 अपॉन 10 आधार समान आने पर यह घातें भी समान होगी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू 3, तो समय क्या आ गया, समय 3 आ गया, समय की वैल्यू कितनी आ गई, समय 3 आ गया। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, अब मैंने क्या है आपको सूत्र बता दिया, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट देखो ये समय टी की वैल्यू 3 है, अब यहाँ पे देखो ये 1,000 किसका क्यूब है, ये 1,000 किसका क्यूब है, 1,000 ये 10 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, ये 1331 किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आया, तो
तो समय कितना होगा, समय भी 3 ही होगा, क्योंकि जो पावर होगी वही समय होगा। तो यहाँ पे समय डायरेक्ट ये 3 ये निकाल लो। तो ये लॉजिक है, ये आपकी क्या है, लॉजिक है। समय कितना हो रहा है, ये पावर में 3 है, इसके भी पावर में 3 है, तो समय कितना हो गया, समय 3 हो गया। तो यहाँ पे आप सूत्र से करते थे, ये सूत्र से टी का मान निकालते थे। यहाँ पे हमने 1 सेकंड में कर लिया। 1 सेकंड में कैसे कर लिया, यहाँ पे समय की वैल्यू 3 हमने डायरेक्ट लिख ली। हमने समय की वैल्यू 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख ली कि ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो ये समय की वैल्यू कितनी हो गई, समय 3 आ गया। अब नेक्स्ट मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू निकालिए, टी की वैल्यू आप निकालिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपको मूलधन बता दिया 512 आपका मूलधन है, आपको मिश्रधन बता दिया 729 आपका मिश्रधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है जैसे 12 से 1/8 नहीं 12 से 1/2 12 से 1/2 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तब आप हमें समय ज्ञात करो, समय क्या होगा, समय ज्ञात करो। आपको ये सूत्र से नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट समय की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट समय की वैल्यू बताओ। यहाँ पे समय कितना है, मूलधन दे रखा है 512, मिश्रधन दे रखा है 729, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12 से 1/2%। हमें समय ज्ञात करना है। तो समय कैसे निकालेंगे, ये 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। तो समय की वैल्यू क्या हो गई, समय की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, समय 3 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 3 हो जाएगा, टाइम 3 हो जाएगा। आप सूत्र से निकालोगे तो भी 3 ही आएगा, और डायरेक्ट निकालो तो भी 3 आएगा। तो आप समय कहाँ लगाना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है, आप कहाँ लगाना चाहते हो। यह समय की वैल्यू 3 आ गई। अब एक सवाल और देखो, एक सवाल, यदि आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है जैसे एग्जाम्पल 400 आपको मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 441, ये आपको मिश्रधन दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। समय क्या है, तो समय हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे, समय आपको ज्ञात करना है तो इसको डायरेक्ट करो, इसको डायरेक्ट करो। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, इसको डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। ये 400 किसका वर्ग है, 400 किसका वर्ग है, ये 20 का वर्ग है, 20 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। तो ये आप कैसे अनुमान लगाओगे, ये 20 का वर्ग है, 21 का वर्ग है, या 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, ये आप कैसे अनुमान लगाओगे। यदि आपने वर्ग और वर्गमूल और घनमूल की क्लासें पहले देख रखी हो तब आपको पता चलेगा। डायरेक्ट आपका ऐसा नज़रिया बन जाएगा कि डायरेक्ट देखो कि ये 400, ये 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। तो ये आप पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये पावर में 2 है तो टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप ये कैसे पता लगाओगे, यदि आपने वर्ग और वर्गमूल की क्लासें नहीं देखी है तो पहले क्लासें देख ले, आपको सभी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो आप प्ले लिस्ट में सारी क्लासें देख ले, और घन की क्लासें भी आप प्ले लिस्ट में देख ले, क्योंकि आपने वो क्लासें नहीं पढ़ रखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे। डायरेक्ट ऐसा नज़रिया बन जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट निकाल लो। यह 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये नीचे वाला होता है वो हमेशा मूलधन होता है। तो ये फर्स्ट में ये 20 का क्यूब है, 20 और 1 21, ये 21 का क्यूब है। आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। ये मूलधन 8, ये 8 का क्यूब है, और 8 और 1 9, ये 9 का क्यूब है। ये इस तरह से भी पता लगा सकते हो। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैंने बता रहा था प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत की क्लास में ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। तो ये नीचे हमेशा मूलधन होता है, तो ये 20 का वर्ग होगा, ये और 20 और 1 21, ये 21 का वर्ग होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 512 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। कैसे पता लगा कि 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। तो फर्स्ट मूलधन नीचे 8 है, तो 8 का क्यूब है, ये 8 और 1 9, तो ये 9 का क्यूब है। तो आपने वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल की क्लासें नहीं देखी है तो पहले वो क्लासें आप देख ले। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप यहाँ पे अनुमान नहीं लगा पाओगे। मैंने वर्ग और वर्गमूल की क्लासों में बता रखा है वर्ग कैसे निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 101 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 101 में 1 ऐड करो तो 102 हो जाएगा। अब
अब 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग 0 1 हो जाएगा, ये 101 का वर्ग हो गया। 102 का वर्ग निकालो, 102 का वर्ग क्या करो, 102 में 2 ऐड करो तो 104 हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 04, ये 102 का वर्ग। 103 का वर्ग क्या होता है, 103 में 3 ऐड करो तो 106 हो जाएगा। 3 का वर्ग 09। ये 104 का वर्ग निकालो, 104 का वर्ग क्या होता है, 104 का 104 में 4 ऐड करो तो 108, और 8 और 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16। अब 105 का वर्ग निकालो, 105 का वर्ग क्या हो जाएगा, 105 का वर्ग क्या हो जाएगा, 105 में 5 ऐड करो तो 110 हो जाएगा, और 5 का वर्ग क्या हो जाता है, 5 का वर्ग 25 होता है। अब 106 का वर्ग निकालो, 106 का वर्ग क्या होता है, 106 में 6 ऐड करो क्या हो जाएगा, 112, और 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36। 107 का वर्ग निकालो, 107 का वर्ग कैसे निकालोगे, 107 में 7 ऐड करो, 107 में 7 ऐड करो तो 114 आ जाएगा, और 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। इस तरह से वर्ग निकालते हैं। ये सब मैंने पहले वाली क्लासों में वर्ग की क्लास में बता रखा है, तो आप पहले वो क्लास, आप क्या सीक्वेंस से क्लास देखें, सीक्वेंस से क्लास को देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सीक्वेंस से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आ सकता है, ये मेरा मानना है। अब देखो, अब आप एक निकाल के देखो, 109 का वर्ग कैसे निकालोगे, 109 का वर्ग निकालने कैसे निकालोगे, 109 का वर्ग निकालने कैसे निकालो। अब 109 में 9 ऐड करो तो 118 होता है, 118 हो जाए, और 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो इस तरह से आप करोगे। ये वर्ग की क्लास में मैंने सभी बता रखे, तो आप वो क्लास पहले देख ले। अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल फिर इसके चक्कर में सवाल छूट जाएंगे। सवाल क्या है, 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है कि अवधि है। हमें अवधि ज्ञात करनी है, हमें अवधि मतलब समय ज्ञात करना है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा है 30,000। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 30,000 दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 34,347, ये दे रखा है। हमें अवधि मतलब टाइम हमें ज्ञात करना है, समय हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसको कैसे, तो ये किसका वर्ग है या किसका क्यूब है वो मुझे पता तो नहीं चल रहा है, मैं डायरेक्ट तो इतना अनुमान तो नहीं लगा सकता। अब करूँ क्या, तो करूँ तो ये कट सकता है तो काट लो, मैं 3 के पाड़े से काट लेता हूँ। 3 एकम 3, 4 जीरो लगा लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 चौक 12, और ये हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 3 चौक 12, 2 बचे, और 9 27, 9 27 ये हो जाएगा। अब ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये 100 का वर्ग है, ये 100 का वर्ग है, ये 100 का वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 जीरो हो गए। ये 100 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 114 49 किसका वर्ग होता है, 107 का वर्ग होता है, 107 का वर्ग होता है। यदि आपने वर्ग और वर्गमूल और घनमूल की क्लासें देख रखी है तो आप डायरेक्ट अनुमान लगा लोगे, नहीं देख रखी है तो यहाँ पे करते रहो गुणा भाग। 114 49 किसका वर्ग है, 7 का, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 107 में 7 ऐड करो, 107 में 7 ऐड करो कितना, 107 का वर्ग कैसे निकालते थे, 107 का वर्ग निकालना कैसे निकालते थे, 107 में 7 ऐड करो कितना होता है, 114 होता है, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 49। तो 114 49 आ गया ना, तो 114 49 किसका वर्ग है, 107 का वर्ग है। तो ये टाइम कितना हो गया, जो ऊपर पावर 2 आ रहा है तो टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, 2 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, 2 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल को करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है तो किसी स्टूडेंट का सवाल होगा कि मतलब यहाँ पे ऐसे मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, हमने ऐसा डायरेक्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यों दे रखा है फ्री फोकट का, तो इसका मतलब भी मैं बताता हूँ। 7% का मतलब क्या होता है, 7% का मतलब 7/100 होता है। 7% का मतलब क्या होता है, 7/100 होता है। तो मूलधन क्या हो गया, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, तो नीचे वाला ये 100 का वर्ग है। 100 और 7 कितना होता है, ये जोड़ो, जोड़ने पर मिश्रधन प्राप्त होता है, जोड़ने पर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो ये कितना, 100 और 7 कितना होता है, 107। तो 107 का वर्ग, तो टाइम की वैल्यू कितने हो गए, टाइम की वैल्यू 2 हो गई। तो आप डायरेक्ट प्रतिशत से भी निकाल सकते हो, प्रतिशत से भी निकाल सकते हो। 7 का मतलब क्या होता है, 7% का मतलब 7/100, और ये मूलधन तो 100 हो गया, और ये मिश्रधन क्या हो जाएगा, 107। 100 और 7 जोड़ोगे तो 107 हो जाएगा।
ये फर्स्ट वैल्यू है वो, ये वैल्यू है वो 100 का वर्ग है, सेकंड वैल्यू है वो 107 का वर्ग है। टाइम की वैल्यू कितने हो गए? टाइम 2 वर्ष हो जाएगा, टाइम 2 वर्ष हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट सवाल देखो, कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि, कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि, कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि है वो, तो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितने दे रखा है? 2000 रुपये। धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी, 2420 हो जाएगी। तो मिश्र धन कितना दे रखा है? 2420 हो जाएगी, ये पूछ रहा है, हो जाएगी। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 2420 हो जाएगा। जबकि वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित हमें समय ज्ञात करना है। समय कैसे ज्ञात करोगे? ये 2 के पाड़े से काट लेता हूँ, 1 2 2 1, ये 1000 हो जाएगा। 1 2 2 बंदों की 4, 1 2 2 1 0। आप क्या करो, 0 से 0 काट लो, 100 और ये 121। 100 ये किसका वर्ग है? 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। ऊपर पावर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो टाइम कितना हो गया? टाइम 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। टाइम क्या हो गया? टाइम 2 वर्ष, तो 2 वर्ष इसका आंसर आ गया, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से आप डायरेक्ट निकालोगे। यहाँ पे 10% आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते थे। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। मूलधन क्या है? मूलधन 10 और 10 और 1 11, ये वर्ग हो रहा है, 10 का वर्ग और ये 11 का वर्ग। तो टाइम कितना हो गया? टाइम 2 हो गया। तो 2 वर्ष इसका आंसर आ गया, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से करोगे। मूलधन कितना दे रखा था? 2000। मिश्रधन कितना दे रखा था? 1220 दे रखा था, 2420 दे रखा है। हो जाएगी धनराशि, धनराशि का मतलब मूलधन होता है, और इस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपये हो जाएगी मतलब मिश्रधन हो गया। तो ये मिश्रधन। तो आप इसको काटो, 2 के पाड़े से ये काट लिया, ये काट लिया। ये 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। तो ये 2 क्या है? 2 ये समय है। तो टाइम कितना हो गया? टाइम 2 वर्ष। तो 2 वर्ष इसका समय। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे निकालो? 10% का मतलब 1/10। ये 10 है और ये 11 है, तो ये 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। तो ये 2 इसका आंसर आ गया, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? रुपये 1000 पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो तदनुसार अवधि कितने हैं? तो यहाँ पे अवधि निकालनी है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं मूलधन मिश्रधन। मूलधन कितना है? 1000 और मिश्रधन कितना है? 1464.10। ये मिश्रधन है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 2 0 लगाओ, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट लो। अब यहाँ पे ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? यहाँ वर्ग तो मुझे पता नहीं चल रहा है। ये तो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4। तो मैं इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं। तो हाँ, मैंने 10 की पावर 4 लिख लिया इसको। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 14,641 क्या होता है? 14, ये पीछे 1 आ रहा है, तो ये 11 का वर्ग हो सकता है, 11 का हो सकता है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। 11 की पावर 1 का मतलब 11 होता है, 11 की पावर 2 का मतलब 121 होता है, 11 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1331 होता है, और 11 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 11 की पावर 4 का मतलब 1 4 6 4 1। 11 की पावर 4 कितना होता है? 11 की पावर का 4 का मतलब क्या होता है? 14,641 होता है। तो ये रहा 14,641, ये है। तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 11 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 11 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 11 की पावर 4 लिख सकता हूँ। आप यदि इसका अनुमान नहीं लगा पाओ, यदि एक की वैल्यू निकल गई तो दूसरे की भी वैल्यू ऊपर 4 ही आएगी, तो आप डायरेक्ट ये 4 ही आंसर कर लेना। यदि आप इस तरह से नहीं निकाल पाओ, इस तरह से आप पूरा नहीं निकाल पाओ, तो आप क्या करोगे? ये तो वैल्यू निकालने थोड़ी हार्ड पड़ेगी, क्योंकि 11 की, ये तो पीछे 1 है तो मैंने लगा लिया कि 11 की पावर 1 11 होता है, 11 की पावर 2 121 होता है, 11 की पावर 1331 होता है, 11 की पावर 14,641 होता है। ये मैंने क्या किया? तो ये निकाल के आपको बताया कि इसका भी 11 की पावर। तो हमेशा दोनों मूलधन और मिश्रधन की जो पावर होती है ना, वो क्या इस समय पूछे तो ये इक्वल में ही होगी, तो इक्वल में ही होगी। किसी एक का पता चल जाए तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर लेना, डायरेक्ट आंसर 4 टिक कर लेना। अब आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते थे? यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कितने दे रखे? 10% दे रखे। तो 10% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/10 होता है। तो ऊपर की जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर में होगी, और यहाँ पे वैल्यू होगी वो 11 की पावर में होगी।
यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 10 की पावर में होगी और यहाँ पे मिश्रधन में जो वैल्यू होगी वो 11 की पावर में होगी। तो ये तो 10 की पावर में है और ये 11 की पावर में है। ये इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको करना है। यदि एक एग्जाम्पल आप और देख लो, यदि आपको मूलधन दे रखा होता, एक एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि हमें समय बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ। यदि मूलधन दे रखा है आपको, और मूलधन आपको दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो, ये हो जाएगा 2 मिनट, ये हो जाएगा 343, लिख लो 343 0, ये लिख लो, ये मूलधन, ये मिश्रधन समझ लो, मिश्रधन 512 0, ये समझ लो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो 14/2/7, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको। और हमें टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम कैसे ज्ञात करोगे, तो ये कैसे ज्ञात करोगे, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 से ये 0 काट लो। ये किसका क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है, और ये 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो समय की वैल्यू कितनी होगी, टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी, टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी। यदि प्रतिशत से निकालो तो कैसे निकालोगे, 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/7 होता है, इसका मतलब 1/7 होता है। तो ये मूलधन है वो किसी 7 का ही क्यूब होगा, और 7 और 1 8 होता है, ये मिश्रधन है वो 8 का क्यूब होगा। तो मूलधन तो 7 का क्यूब होगा और मिश्रधन 8 का क्यूब होगा, तो ये 7 का क्यूब और ये 8 का क्यूब। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। तो आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासों को समाप्त कर लिया है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और नया टॉपिक हम कल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कल का टॉपिक ले लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का टॉपिक। और आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी क्लासें, लगभग 6 क्लासें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की दी है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी क्लासें देखें। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देखें। यदि क्लास को रिपीट करके देखोगे तो आपको आसानी से हर एक सवाल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक सवाल को दो बार समझा रखा है, रिपीट करके समझा रखा है, प्लस एक सवाल को 2 तरीके से समझा रखा है। तो आप उन सवाल को कंटिन्यू देख लें, फिर लास्ट की क्लास को देखें। आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।